गुड मॉर्निंग बच्चों जैसा कि मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था, आज से हम अपनी फ़िज़िकल ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ना शुरू करेंगे। और आप देखेंगे कि अपना पहला चैप्टर है मौसम और जलवायु, वेदर एंड क्लाइमेट। बच्चों, हम सभी जो भूगोल से जुड़े हैं या भूगोल से नहीं भी जुड़े हैं तो भी अपने दिनचर्या में साधारण तौर पर ये शब्द सुनते ही रहते हैं, जिसको कहते हैं मौसम और जलवायु। भले ही हम में से कई ऐसे भी होंगे जो इसका सही शाब्दिक अर्थ नहीं जानते होंगे कि मौसम का मतलब क्या होता है और जलवायु का अर्थ क्या होता है, परंतु फिर भी उनके जहन में, उनके दिमाग में एक अवधारणा ये ज़रूर होगी कि मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होता है। बच्चों, भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हम सभी इस शब्द से काफ़ी वाकिफ़ हैं और हमें इन दोनों ही शब्दों का अर्थ और उनमें अंतर स्पष्ट होना चाहिए। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन संभव है। हमारे जितने 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रहों में सिर्फ धरती ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। और यहाँ जीवन क्यों संभव है, यदि हम इस बारे में बात करें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर सही तापमान का होना और पर्याप्त जल की मात्रा जीवन के लिए आदर्श दशाएं बनाती हैं। यदि यहाँ बहुत गर्मी होती तो भी जीवन संभव नहीं था, यहाँ बहुत सर्दी होती तो भी जीवन संभव नहीं था। ये दोनों ही यहाँ अनुकूलतम दशा में है, यानी ना तो ये कम है ना ही ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ जीवन संभव है। जीवन को चलाए रखने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है बच्चों, वो है सूर्य ताप। जैसा मैंने बताया कि सूर्य ताप के परिणाम स्वरूप ही तापमान निर्भर करता है और तापमान ही जीवन को चलाता है। कम होगा तो भी जीवन संभव नहीं है, अधिक होगा तो भी नहीं। तो यहाँ पे औसत तापमान जो है वो जीवन के लिए अनुकूल है। सूर्य ताप के कारण धरती पर बहुत सारे चक्र चलते हैं, जिनको हम सूर्य चक्रों को चलाने में मदद करता है। चक्र जैसे जल चक्र आपने साधारण तौर पर सुना होगा, इसके अलावा कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ये बहुत सारे चक्र हैं। साथ ही साथ धरती पर चलने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे पवनें, समुद्री धाराएं, चट्टानी चक्र और विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं वो हमारे वायुमंडल में, हमारी धरती पर घूमते रहते हैं। इन सभी में सूर्य का एक अहम योगदान होता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सूर्य एक बहुत ही बड़ा निर्धारक तत्व है हमारी धरती पे पाई जाने वाली विभिन्न दशाओं के लिए। सूर्य और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम मौसम और जलवायु की बात करते हैं, क्योंकि सूर्य के कारण एक ऐसा प्रभाव शुरू होता है। सूर्य के कारण वायुदाब निर्धारित होता है, वायुदाब के कारण पवनें, और पवनों से विभिन्न प्रकार की वर्षा की मात्रा, उनकी गति, समय, सब कुछ निर्धारित होता है। तो सूर्य मौसम और जलवायु का और भी एक महत्वपूर्ण निर्धारक कारक है। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहला हमारे इस चैप्टर का जो उद्देश्य है कि हम जान पाएँ कि मौसम में का क्या अर्थ होता है और इसको किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से यदि हम देखें, मौसम किसी भी स्थान पर अल्पकाल की वायुमंडलीय दशाएं होती हैं जो तीव्र गति से थोड़े थोड़े समय पे बदलती रहती हैं। तो समझने का प्रयास करें कि मौसम वायुमंडल की दशाओं को कहते हैं। अब ये वायुमंडल की कौन सी दशाएं जो अल्पकाल के लिए हो, थोड़े समय में बदलती हो। जैसे यदि आप सुबह आज देखें, जब हम सुबह उठे तो धूप थी, फिर बादल आ गए, बारिश हो सकती है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं। ये सभी मौसम को दर्शाती हैं, जो मौसम बदलता रहता है। तो हम यदि कहें तो मौसम एक क्षणिक रूप है किसका? वायुमंडल का। तो वायुमंडल के क्षणिक रूप को हम मौसम कहते हैं। वहीं जलवायु एक स्थिर और दीर्घकालीन स्वरूप है वायुमंडल का। आप हमेशा देखेंगे कि हम हमेशा मौसम कहते हैं, मौसम बदल रहा है, बारिश होने वाली है, धूप है, बर्फ़ गिरेगी, कुछ इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन हम जलवायु की हमेशा स्थिरता की ही बात करते हैं। तो इस तरह मौसम क्षणिक लेकिन परिवर्तनशील होता है, वहीं जलवायु स्थिर और दीर्घकालीन होता है। हमारे जलवायु विज्ञान में जीटी त्रिवार्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायु वैज्ञानिक हुए हैं, क्लाइमेटोलॉजिस्ट हुए हैं। उनके यदि अनुसार हम देखें तो मौसम वायुमंडल की दशाओं को, जिसमें तापमान,
वायुदाब, पवने, आर्द्रता, वृष्टि होती है, उसके योग को अल्पकाल के लिए कहते हैं। यदि हम अल्पकाल में वायुमंडल में होने वाले तापमान, वायुदाब, पवनों, आर्द्रता और वृष्टि के योग को देखें तो उसको हम मौसम कहते हैं। तो मौसम किसी स्थान और काल विशेष में वायुमंडल की दशाओं को कहा जाता है। एक बड़े ही अच्छे शब्दों में, आसान शब्दों में यदि हम कहें, वेदर इज़ द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। स्टेट यानी स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर यानी हमारे वायुमंडल की दशाएं हैं जो अल्पकाल के लिए होती हैं। अल्पकाल में जब हम इनकी बात करते हैं तो उन्हें हम मौसम कहते हैं। अब हम अपने दिनचर्या में बहुत सारे प्रकार के मौसम देखते हैं। कौन कौन से मौसम हो सकते हैं, एक ग्राफिक्स के रूप में आपको दिखाया गया है। सबसे पहले सूरज चमकता है, बादल हो सकते हैं, पूरे बादल हो सकते हैं या आंशिक बादल हो सकते हैं, बारिश हो सकती है, बर्फ़ गिर सकती है, बारिश और बर्फ़ दोनों गिर सकती हैं, तूफ़ान आ सकता है, बिजली चमक सकती है, बिजली बारिश के साथ चमक सकती है, ओले गिर सकते हैं, तेज़ हवाएं चल सकती हैं, कोहरा आ सकता है, धुंध आ सकता है जैसे अपने यहाँ सर्दियों में आता है, बर्फ़ गिर सकती है, चक्रवात आ सकते हैं, इंद्रधनुष हो सकता है, साफ आकाश हो सकता है, हम कह सकते हैं कि हॉट हो सकता है, वार्म हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, या बहुत ज़्यादा ठंड हो तो हम कहते हैं फ्रीजिंग हो सकता है। तो इतने प्रकार के हम मौसम बार बार अपने जीवन में देखते हैं। दिन ब दिन मौसम बदलता है, जिसके कारण बहुत सारे इसके रूप देखने को मिलते हैं। तो ये बदलते कहाँ हैं? अब देखिए, अगर हम साधारण बात करें कि मौसम जो है किस चीज़ पे होता है, मौसम वायुमंडल की दशाएं होती हैं और हम इस वायुमंडल में ही रहते हैं, हम सांस लेते हैं, तो मौसम का मानवीय जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अब मौसम के बाद दूसरा शब्द आता है जलवायु। जैसे हमारे चैप्टर का भी टाइटल है मौसम और जलवायु। तो जलवायु मौसम से अलग होती है बच्चों। यहाँ स्पष्ट आपको पता होना चाहिए, मौसम और जलवायु दो अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं। तो जहाँ मौसम अल्पकाल की परिवर्तनशील दशाएं थी, वहीं जलवायु किसी एक स्थान की दीर्घकाल की वायुमंडलीय दशाएं होती हैं। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जलवायु किसी स्थान के मौसम का औसत होता है। बच्चों, यहाँ औसत से भी बढ़कर होता है ये। औसत के साथ बहुत सारे इसमें उन चीज़ों को भी शामिल किया जाता है जिनको हम कहते हैं कि ये नॉर्मल से अलग हैं, जैसे चक्रवात को या तूफ़ान को, ठीक है, डिविएशन को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। जलवायु के अध्ययन के लिए बच्चों एक अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन है जिसको इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके अनुसार यदि हम बात करें तो किसी भी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कम से कम 35 वर्ष का औसत लिया जाना चाहिए। यदि हम किसी स्थान पर 35 वर्षों के औसत को यदि नाप लें, 35 वर्ष के औसत किस चीज़ का औसत? वर्षा का, तापमान का, वायु दाब का और विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं का, तो हम जलवायु का निर्धारण कर लेते हैं। यदि हम परिभाषा के रूप में देखें तो जलवायु दिन ब दिन की मौसमी दशाओं के विभिन्न रूप का सम्मिश्रण होता है, सामान्यकरण होता है, जनरलाइजेशन होता है। ये जलवायु वास्तव में किसी भी स्थान विशेष की दीर्घकाल की मौसमी दशाओं का सम्मिलित रूप होता है। फिर यदि हम जिस तरह हमने वेदर की डेफिनेशन देखी थी, उस तरह हम क्लाइमेट की यदि डेफिनेशन देखें तो क्लाइमेट इज़ द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। आप ध्यान दें कि वेदर भी वायुमंडल की दशाएं हैं और क्लाइमेट भी वायुमंडल की दशाएं हैं। यहाँ जो अंतर है, क्लाइमेट इज़ द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि वेदर जो है वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है और क्लाइमेट जो है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन दोनों के दोनों ही वायुमंडल की दशाओं की ही बात कर रहे हैं। अब एक प्रश्न और आता है, एक बार कई बार जिज्ञासा होती है। सपोज आप में से कोई यहाँ से अमेरिका जाना चाहे तो आप उससे पूछोगे कि वहाँ की जलवायु कैसी है। किसी व्यक्ति से पूछोगे जो वहाँ पहले गया होगा, तो उसी के हिसाब से आप अपने कपड़े ले जाओगे, अपनी तैयारी करोगे। तो क्लाइमेट बच्चों जो होती है, हम कहीं जाते हैं तो वहाँ की जलवायु को उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही मिलेगी, लेकिन जो वास्तविक दशाएं जो मिलती हैं वो वेदर कहलाती हैं। तो क्लाइमेट इज़ व्हाट यू एक्सपेक्ट। यदि कहीं जाएं तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं, जैसे कोई भारत आएगा
तो भारत को हम कहते हैं गर्म जलवायु वाला प्रदेश है, मानसूनी जलवायु है। तो कोई यहाँ आएगा तो सोचेगा कि गर्मी है, अगर वो दिसंबर में आएगा तो हो सकता है ठंड भी मिले। तो हमारा क्लाइमेट तो वही रहा कि मॉनसून टाइप क्लाइमेट, लेकिन फिर भी वेदर में थोड़ी बहुत क्लाइमेट के कंपैरिजन में अंतर हो सकता है। आपको वेदर ठंडा भी मिल सकता है और गर्म भी मिल सकता है। तो क्लाइमेट इज़ व्हाट यू एक्सपेक्ट, बट वेदर इज़ व्हाट यू गेट। अब आगे चलते हैं बच्चों। एक तीसरा शब्द और इम्पॉर्टेंट है जो हम बहुत बार यूज़ करते हैं। हमें पता होना चाहिए भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते कि मौसम, जलवायु और ऋतु, ये तीन शब्द हम वायुमंडल के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये तीसरा शब्द क्या है जिसको हम सीजन्स कहते हैं। यदि आप देखें तो ऋतु का संबंध जो है, सीजन्स का संबंध जो है सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी के झुकाव से। पृथ्वी का झुकाव जो है वो किस तरह का है, इस बात पे निर्भर करता है कि किस प्रकार की ऋतु चल रही है। ऋतु वास्तव में होता क्या है? ऋतु जो होती है महीनों का एक समूह होता है जिसमें सूर्य के झुकाव के कारण तापमान और आर्द्रता संबंधी विशेषताएं मिलती हैं। अब क्या होता है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, सीजन्स आर अ ग्रुप ऑफ मंथ्स, फिर ये कुछ महीनों के समूह हैं जिनमें तापमान और आर्द्रता संबंधी समानताएं मिलती हैं। अभी समानताएं क्यों मिलती हैं? तो ऊपर मैंने आपको बताया है कि सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी का जो झुकाव है, आप जानते हैं कि धरती सीधी नहीं है, थोड़ी झुकी हुई है। तो ये जो 66.5 डिग्री झुकी हुई है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? आप जानते हैं कि हम जब सूर्य के सामने होते हैं तो गर्मी मिलती है, जब हम दूसरी तरफ झुक जाते हैं तो यहाँ पे अलग तरह का मौसम होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऋतु का जब हम बात करते हैं तो ऋतु ग्रुप ऑफ मंथ्स होते हैं, महीनों के समूह होते हैं जिनमें तापमान और आर्द्रता संबंधी समानताएं मिलती हैं। जैसे यदि हम बात करें शीत ऋतु, तो सर्दी के 4 महीने, इनमें एक समान विशेषताएं मिलेगी। और इसी तरह ग्रीष्म ऋतु, हम गर्मी की बात करें, 4 महीने जिसमें गर्मी और तापमान की आर्द्रता की एक समान विशेषताएं मिलती हैं। वहीं जब हम साधारण लोकल बात करें तो जब हम चौमासा बोलते हैं, एक शब्द, 4 महीनों का समूह होता है। हम जानते हैं इन 4 महीनों में गर्मी होगी और बारिश में आर्द्रता की मात्रा भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह ऋतु जो है ग्रुप ऑफ मंथ्स होता है जो तापमान और आर्द्रता की समानता के आधार पे वर्गीकृत किए जाते हैं। तो यहाँ फिर अंतर स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि मौसम, जलवायु और ऋतु में क्या अंतर होता है। तो यदि आप बच्चों देखें तो मौसम अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं होती हैं, जलवायु दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं होती हैं। वहीं ऋतु जो है, जैसा मैंने अभी पहले बताया कि महीनों का समूह होता है जिसमें तापमान और आर्द्रता की समानता मिलती है। यदि हम दूसरा अंतर देखें तो मौसम जो है परिवर्तनशील होता है, जलवायु स्थिर होती है और ऋतु भी वर्ष भर क्रमिक रूप में बदलती रहती है। मौसम के तत्व जो हैं तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवन, मेघ आदि होते हैं। यहाँ एक विशेष बात है कि जलवायु और मौसम के तत्व समान होते हैं बच्चों। जो तत्व जलवायु को निर्धारित करते हैं वही तत्व मौसम को भी निर्धारित करते हैं। ऋतु का सबसे बड़ा निर्धारक तत्व, जो जाहिर सी बात है, धरती का झुकाव है सूर्य के संदर्भ में। चौथा अंतर यह है कि मौसम का जो अध्ययन है वो सामान्य तौर पे छोटे क्षेत्र के लिए किया जाता है। मौसम का अध्ययन करने वाले लोग मीटरोलॉजिस्ट कहलाते हैं। वहीं यदि हम जलवायु की बात करें तो जलवायु सामान्य तौर पे एक बड़े क्षेत्र के लिए किया जाता है, लंबे समय के लिए। और जलवायु का जो अध्ययन करते हैं उनको हम क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। तीसरा होता है ऋतु। ऋतु का अध्ययन छोटे और बड़े दोनों पैमानों पे किया जाता है। हर क्षेत्र के लिए अलग प्रकार की ऋतुएं होती हैं जिनका निर्धारण तापमान और आर्द्रता की विशेषता के आधार पे किया जाता है। अब देखिए, ये एक आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है। ये एक बहुत ही फेमस और रोचक डायग्राम है जिसको हम हमेशा पढ़ते आए हैं, हमने अपने स्कूलों में पढ़ा है। लेकिन कई बार हमारे जो विद्यार्थी हैं वो ये समझ नहीं पाते कि जब मैं उष्ण कटिबंध कहता हूँ तो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों,
इस डायग्राम को देखें। यहाँ पे आपके साथ जो फर्स्ट ईयर में हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे अक्षांश होते हैं। इन अक्षांशों के आधार पर हमने गर्मी को आधार मानते हुए 3 जोन्स में धरती को डिवाइड किया है। आप देखें, पहले को कहते हैं उष्ण कटिबंध, जो 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में है। यहाँ पर साल भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता मिलती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिकल जोन या ट्रॉपिकल रीजन। इसको दूसरे शब्दों में टॉयरॉइड जोन भी कहते हैं। तो जब भी कभी बच्चों किताब में लिखा हो उष्ण कटिबंधी, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि उष्ण कटिबंध मीन्स ये वाला क्षेत्र जो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री के बीच में आता है। अब यदि इससे थोड़ा ऊपर चलें तो यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 66.5 डिग्री उत्तर, वहीं 23.5 डिग्री दक्षिण से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिण के बीच में सूर्य की किरणें तिरछी आती हैं। तिरछी आने से क्या होता है कि वर्ष भर एक समय गर्मी मिलती है, वर्ष में दूसरे समय जब सूर्य दक्षिणायन में चला जाता है या उत्तरायण में चला जाता है तो सर्दी का मौसम होता है। तो इस प्रकार अल्टरनेटली सर्दी और गर्मी का मौसम होता है। सर्दी और गर्मी को यदि आप हिंदी में जोड़ दें तो उसको कहते हैं शीतोष्ण टेम्परेट जोन। वहीं यदि हम 66.5 डिग्री से उत्तर में और 66.5 डिग्री साउथ से दक्षिण में जाएं तो यहाँ पर फ्रिड जोन कहलाता है, पोलर रीजन कहलाता है, शीत कटिबंध कहलाता है। यहाँ पर साल भर ठंड पड़ती है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं और तिरछी किरणों के कारण उतनी गर्मी नहीं हो पाती और हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। तो बच्चों, ना केवल यहाँ आपको समझना है बल्कि अपने दिमाग में भी ये बैठाना है कि जब उष्ण कटिबंध शब्द आए तो इसका मतलब ये है, जब शीतोष्ण आए तो इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वहीं जब हम पोलर रीजन आए तो उसकी हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ये शब्द आपको लाउड एंड क्लियर स्पष्ट रूप से दिमाग में बैठे होने चाहिए कि क्या है। जैसे अब कई किताबों में आपको लिखा मिलेगा कि भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, तो आपको पता चलना चाहिए कि वो कहाँ है, दिमाग में पहले ही क्लिक करना चाहिए। तो ये याद करने आप। अब प्रश्न ये उठता है कि बच्चों किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। तो बच्चों, जलवायु एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जो किसी भी स्थान के विकास को, वहाँ के रहन सहन को, जीवन को, दिनचर्या को प्रभावित करती है। तो जलवायु अपने आप में बहुत सारे तत्वों से प्रभावित होती है। तो सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण कारक है अक्षांश, लेटीट्यूड। आप जानते हैं कि किसी भी स्थान का लेटीट्यूड, अभी जैसा हमने पिछले डायग्राम में देखा है, एक बार मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूँगा। यदि कोई क्षेत्र 23.5 डिग्री से 23.5 के बीच में है तो यहाँ मान के चलना चाहिए कि वर्ष भर गर्मी पड़ेगी। वहीं जो 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 66.5 डिग्री उत्तर के बीच में है तो यहाँ मानना चाहिए कि अल्टरनेटली सर्दी और गर्मी का मौसम होगा। उसी तरह जो क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्रों में आता है वहाँ पर वर्ष भर ठंड पड़ेगी, ये भी आपको मान के चलना चाहिए। तो इस तरह जो स्थान विषुवत रेखा और उसके पास होता है तो वहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो वर्ष भर उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता मिलती है, रोज़ बारिश होती है। वहीं जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। उच्च अक्षांशों पर, हाई लेटीट्यूड्स पर बच्चों सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण वहाँ पर साल भर सर्दी का मौसम रहता है। तो सबसे पहला, जब भी कभी आपसे कोई पूछे कि जलवायु के निर्धारक तत्व कौन से हैं, तो सबसे पहला आपको लेटीट्यूड्स के बारे में बताना है, अक्षांश के बारे में बताना है। लिखते समय भी आपको ये ध्यान रखना है। तो ये जो बात मैं आपको बता रहा था कि जो स्थान इक्वेटर पर है वहाँ सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती है, जिसके कारण बहुत गर्मी होती है, और जैसे जैसे हम ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ जाते हैं सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं, जिसके कारण उतनी गर्मी नहीं मिल पाती जितनी इक्वेटर पर यानी विषुवत रेखीय क्षेत्रों पे मिलती है। दूसरा जो जलवायु का निर्धारक तत्व है वो है समुद्र तल से ऊंचाई। जो स्थान समुद्र से जितना ऊंचा होगा बच्चों, वहाँ पर उतनी ही कम गर्मी मिलेगी। हम आगे देखेंगे कि हमारे वायुमंडल की एक विशेषता है कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो आप देखेंगे समुद्र तल से जो स्थान जितना ऊंचा है वहाँ पर उतनी ही कम गर्मी पड़ती है, और ये विशेषता है जिसके कारण आप देखें कि हम जब अपने रोहतक क्षेत्र में बहुत गर्मी पड़ती है
तो हम पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ जाते हैं। ये पर्वतीय क्षेत्रों पे जाने का मुख्य कारण यही है क्योंकि वो ऊंचाई पर हैं, तो वहाँ 165 मीटर के हिसाब से काफ़ी कम तापमान मिलता है। अगर आप डायग्राम में देखें, एक उदाहरण दिया हुआ है कि यदि कोई 0 मीटर एल्टीट्यूड पर है, समुद्र तल पर है, वहाँ 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है। यदि आप इससे ऊपर जाएंगे 1000 मीटर, तो हर 1000 मीटर जाने पर 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। तो आप देखेंगे उस हिसाब से कम हो गया है। 2000 मीटर पे 17 डिग्री रह जाता है, फिर 3000 मीटर पे 10.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रह जाता है। तो क्रम क्या रहा? ऊंचाई के साथ तापमान कम हो जाता है। बच्चों यहाँ एक बात और ध्यान देने की है, ये जो दर है 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान का कम होना, इसको नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, यानी सामान्य ताप ह्रास की दर कहते हैं। इसको हम एक बार दोबारा से देखेंगे जब हम अपने वायुमंडल की परतों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है और समुद्र तल से ऊंचाई किसी भी स्थान की जलवायु का एक इम्पॉर्टेंट तत्व होता है। आगे यदि हम बात करें पर्वतों की दिशा कैसी है, जैसे आप देखिए हिमालय की यदि हम बात करें तो हिमालय जो है इस तरह से है कि वो मौसम जो मानसून की हवाएं उनको मध्य एशिया में जाने से रोकता है, जिसके कारण हिमालय क्षेत्रों में बहुत बारिश होती है। वहीं साथ ही साथ ये मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भी रोकता है, जिसके कारण भारत में उतनी ठंड नहीं पड़ती जितनी हिमालय के उस पार पड़ती है। तो इस प्रकार पवनों की दिशा भी एक महत्वपूर्ण कारक है। समुद्र का प्रभाव भी एक इम्पॉर्टेंट तत्व है जो किसी भी स्थान की जलवायु को निर्धारण करता है। मैराइन इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट जो है वो इतना प्रभावशाली है बच्चों के जो समुद्र के पास वाले स्थान हैं वहाँ पे सम जलवायु मिलती है। वहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। आप देखें चेन्नई है या मुंबई है, वहाँ लोगों के पास गर्म कपड़े नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहाँ साल भर गर्म ही मौसम रहता है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, क्योंकि समुद्र के पास हैं। जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाते हैं, उदाहरण के तौर पे मुंबई से देखें, मुंबई में वर्ष भर एक समान तापमान रहता है। बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ेगी तो 20 डिग्री तापमान होगा और जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो 32 डिग्री तापमान होगा, बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं आता है। वहीं जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो बच्चों दिल्ली आपको पता है सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ये गर्मी सर्दी जो अंतर मिला है मुंबई और दिल्ली के बीच में, इसी को हम समुद्र का प्रभाव कहते हैं। समुद्र के पास वाले स्थानों पर सम जलवायु मिलती है और समुद्र से दूर वाले स्थानों पर विषम प्रकार की जलवायु मिलती है। वहीं जब हम तीसरे फैक्टर की बात करें, उससे अगले फैक्टर की बात करें, पवनों की दिशा। जाहिर सी बात है पवनों की दिशा के बारे में हम वैसे भी बहुत कुछ जानते हैं। अपने साधारण लोकल बात भी जब हम कहते हैं तो अपने बड़े बूढ़े दादाजी दादी कहते हैं आज तो पूर्वा आ गई, बारिश आएगी, है ना, या पछवा पवने हैं जिसके कारण गर्मी आ रही है। तो हवा की दिशा जो है बच्चों वो बारिश को कम, तापमान को कम ज़्यादा करने में या वर्षा की मात्रा को कम ज़्यादा करने में बहुत ही निर्धारक तत्व होता है। अब बच्चों हम यदि बात करें कि किन चीज़ों से मौसम बनता है और किन चीज़ों से जलवायु बनती है, तो आप इस बात पे यकीन करें कि जलवायु और मौसम के दोनों के एक ही निर्धारक तत्व हैं। तत्वों में अंतर नहीं है, जो अंतर है वो उनकी समय अवधि में है कि मौसम जो है अल्पकालीन होता है, जलवायु जो है दीर्घकालीन होती है। यदि हम तत्वों की बात करें तो तापमान, वायुदाब, तापमान यानी टेम्परेचर, वायुदाब यानी एयर प्रेशर, वर्षा रेनफॉल, पवनों की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ विंड एंड स्पीड, ह्यूमिडिटी और क्लाउड कवर, ये 4-5 ऐसे तत्व हैं जिनके कारण मौसम और जलवायु बनते हैं। सभी आपस में इंटर रिलेटेड हैं। देखिए यदि हम वायुदाब की बात करें तो तापमान के कारण वायुदाब निर्धारित होता है, वायुदाब के कारण आर्द्रता, वर्षा और पवनों की दिशा बनती है और इसी से मेघ भी निर्धारित होते हैं। बच्चों यहाँ एक बात और भी इस चैप्टर में आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि हमारे धरती पर दिन और रात बराबर नहीं होते बच्चों। कई बार दिन रात बराबर भी होते हैं। जैसे आपने 21 मार्च और 23 सितंबर को धरती पर सूरज की किरणें इक्वेटर पे सीधी पड़ती हैं। इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पे धरती के बीच में पड़ती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दिन और रात बराबर होते हैं।
यानी धरती पर 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। वहीं सूरज 21 जून को उत्तरायण में आ जाता है। उत्तरायण में यानी आ जाने पर हमारे देश में बीचों बीच जो कर्क रेखा जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, वहाँ सीधा चमकता है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत गर्मी होती है और ये साल का सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। वहीं उत्तरी गोलार्ध के तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून का दिन सबसे छोटा दिन होता है। वहीं धीरे धीरे 22 दिसंबर के आसपास सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाने लगता है, जिसके कारण 22 दिसंबर को अपने यहाँ सर्दियाँ होती हैं और 22 दिसंबर को दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर का दिन सबसे बड़ा होता है। तो आपको यहाँ इन तथ्यों को याद करना है और समझना भी है, कई बातें समझने की है। पहला कि जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मियाँ होती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियाँ होती हैं। ठीक है, ये बात हमेशा तय माननी है। कई बार एक रोचक प्रश्न पूछा जाता है सामान्य ज्ञान में कि क्रिसमस जो है, आप सभी जानते हैं क्रिसमस आती है 25 दिसंबर को। किस स्थान पर क्रिसमस गर्मियों में मनाई जाती है? तो अब साधारण तौर पे हमारा दिमाग ये कहता है कि भाई 25 दिसंबर को सर्दी होती है तो सभी जगह सर्दी होती होगी। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध वाले जो स्थान हैं 25 दिसंबर के आसपास वहाँ सूरज सीधा चमक रहा होता है, जिसके कारण वहाँ गर्मी होती है। तो क्रिसमस तो 25 दिसंबर को ही आएगी, तो वो वहाँ पर गर्मियों में मनाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं वहाँ सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों में मनाई जाती है। तो इस तरह इन तथ्यों को आपको याद करना है, समझना है, ये आगे बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के इस पहले चैप्टर में इतना ही। आपका ध्यान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करूँगा कि आपको ये लेक्चर समझ आया। मैं इसकी जो पीपीटी है वो आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगा। आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी सुझाव हैं, कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, दोबारा से पूछना हो, सभी आपके सुझाव और आपकी समस्याएं दोनों ही आमंत्रित हैं। आप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।